हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की लगातार ये कोशिश है कि खबर जहां से हो वहीं से कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। कल मंडे को नेपाल की राजधानी काठमांडू में इजराइल एम्बेसी की तरफ मार्च हुई, जिसमें जंग बंद करने की, कत्लेआम बंद करने की बात कही गई, फिलिस्तीन की हमदर्दी दिखाई गई। और इसमें ये मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों के अलावा बहुत लोग थे जो हिंदू भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, ईसाई भी हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के ये प्रोटेस्ट किया है और शायद नेपाल की काठमांडू की हिस्ट्री में ये शायद पहला ऐसा प्रोटेस्ट हो जो फिलिस्तीन के हक में हो। ये हम तफसील जानेंगे। मेरे साथ खास मेहमान है काठमांडू से जो प्रोटेस्ट हुआ। साथ साथ मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, जिससे आपको अंदाज हो जाएगा कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। उसके कोऑर्डिनेटर श्याम श्रेष्ठ जी हैं काठमांडू से। वो फ्रीलांस राइटर हैं, अच्छे जाने माने पत्रकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमें वक्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। श्याम श्रेष्ठ जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि क्या ये नेपाल में काठमांडू में खास तौर पर फिलिस्तीन की हमदर्दी में क्या ये पहला प्रोटेस्ट था? क्या कुछ है, मतलब क्या तब्दीलियां क्या आ रही हैं? दुनिया भर में ओपिनियन जो बन रही है, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह इजराइल के कत्लेआम, इजराइल की तरफ से किए जाने वाले कत्लेआम के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। नेपाल से भी आवाज आई है और इस आवाज को उठाने में आपने अहम रोल अदा किया है। क्या कुछ है, जरा बताइए, ये प्रोटेस्ट कैसे हुआ, कौन कौन लोग थे? ये प्रोटेस्ट तो बहुत आगे भी हो गया था नेपाल में। जनवरी में भी हो गया था और अप्रैल में भी हो गया था और उसके पीछे भी हो गया था, पर इतना बड़ा नहीं था। ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट डिमोन्स्ट्रेशन था कल का, इसलिए ये पहला नहीं है। ये इसके पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, पर अकेले अकेले छोटा छोटा ऐसा हुआ था। ये नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा सब पार्टी इसमें शामिल था। सत्तारूढ़ दो पार्टी के अलावा सभी पार्टी था इसमें। और इसमें यहाँ का बृहत नागरिक आंदोलन वो भी शामिल था। और यहाँ का फिजिशियंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी शामिल था इसमें। और विद्यार्थी लोग, युवा लोग, राइटर्स, ये भी शामिल था इसमें। और ये ऐसा सब ऑल इंक्लूसिव प्रोटेस्ट पहली बार हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसमें अगर थोड़ा सा और आप बता सकें कि इनमें क्या मुसलमान कितने % होंगे, अगर होंगे तो? नेपाल में मुसलमान 4% है। अब हमने उसमें मुसलमान कितना होगा, हिंदू कितना होगा, मैं सिर्फ ये समझने के लिए, मैं सिर्फ अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूं कि फिलिस्तीन, मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैं सिर्फ इस नजरिए से आपसे ये सवाल कर रहा हूं। अब कभी कौन बड़े लोग, इसमें मेजॉरिटी हिंदू होगा। और मैं जैसा कोई धर्म नहीं मानने वाले भी था उसमें। मैं कोई धर्म नहीं मानता हूँ। और बहुत बड़ा हिस्सा क्रिश्चियन भी था और ईसाई भी था, मुस्लिम भी था। पर हमने इकट्ठा जिस ढंग से किया वो धर्म की आधार पर नहीं किया। ये पैलेस्टाइन के मामला में कौन समर्थन करता है इसकी आधार पर किया। और कौन आया, कौन धर्म का आया, उसके आधार पर एनालिसिस
उतना नहीं किया है हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात है और इंसानियत के लिए आवाज उठाना मैं समझता हूं सभी की जिम्मेदारी है। जालिम और मजलूम यानी जो ऑपरेसर है और ऑपरेस्ड, उसमें फर्क नजर आ रहा है पूरी दुनिया में। अच्छा, अब ये बताइए कि 1 साल से ज्यादा जंग हो गई, इसमें कोई एक नेपाली का भी कोई जिक्र है? कोई नेपाली कोई विक्टिम है जो इस जंग में मारा गया है? क्या कुछ है, थोड़ा सा वो भी बताइए। इसमें 10 नेपाली मारा गया था ये हमास की हमले में, और एक नेपाली अभी भी उनकी कस्टडी में है। उसका नाम विपिन जोशी है। और विपिन जोशी का रिहाई के लिए अभी भी हम आंदोलन कर रहे हैं। वो हमास के कब्जे में है, पर हमास के कब्जे में है, इसके बावजूद हमने पैलेस्टाइन की पक्ष में आंदोलन किया है। ये हमास को हमने विरोध नहीं किया है इसमें। अच्छा, मैं तो दूसरे एक दूसरा रंग भी है, तरीका भी है समझने का। आप चूंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चीजों को, दुनिया को समझते हैं, जंगों की रिपोर्टें भी की हैं। मैंने खुद 2003 इराक वॉर, जो अमेरिका ने हमला किया था सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराने के लिए, वो जंग मैंने खुद कवर की है ग्राउंड जीरो से। तो पत्रकारों को बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। मैं कभी कभी ऐसे देखता हूं कि एक तरफ तो इजराइल है जिसने कम से कम 44,000 लोगों को मारा है गाजा में, और एक तरफ वो हैं जिन्होंने कुछ लोगों को कैदी बना करके रखा है। किसी को अगर कैदी बना करके रखा जाए, उसके जिंदा रहने के चांस हैं, वो बच सकता है। अगर सरकारें बातचीत करके मामलात हल करें तो उसकी जिंदगी बच सकती है और बचेगी। अब से पहले भी कुछ लोग छूटे हैं, लेकिन एक तरफ से, दूसरी तरफ से एकदम बंदूक चलाओ, गोली चलाओ, धमाके करो, बम मारो और उसमें हजारों लोगों को कत्ल कर दो। उसके मुकाबले में तो शायद ये कैदी बनाना बेहतर है। आप कैसे सोचते हैं एज ए जर्नलिस्ट? कैदी बनाना अच्छा तो नहीं है। कैदी नहीं, मारने से तो अच्छा है ना, किसी को कत्ल करने से। कत्ल करने से ये अच्छा है, पर ये जो कैदी होता है उसका भी जीवन बहुत बहुत बुरा होता है। बिल्कुल 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 बुरा होता है, और किसी का जीवन भी बहुत बुरा होगा। और जिन देश का, इंडिया का भी हमने सुना है कि वो कस्टडी में है, सब कस्टडी से मुक्त नहीं हुआ है, और बहुत और लोग और देश का भी कस्टडी में है। पर हमारा नेपाल गवर्नमेंट से डिमांड वही था कि ये कस्टडी में जो है, इसके लिए एकदम प्रभावकारी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव करना चाहिए नेपाल सरकार। हम इसके लिए कुछ दिन पीछे नेपाल सरकार के विरुद्ध भी हम विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसका प्रोग्राम है हमारा। ये दबाव देने के लिए कि वो जो कस्टडी में है उसके लिए ये इफेक्टिव बातचीत नहीं कर रहा है, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव नहीं कर रहा है, वक्तव्य देता है, वक्तव्य से नहीं होता है। इसलिए हमने दबाव देने के लिए हमने कल भी हमारा वो नारा था कि विपिन जोशी के लिए इफेक्टिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिया जाए। कल एक नारा वो भी था हमारा। अच्छा, ये इजराइल एम्बेसी, इजराइल के साथ नेपाल के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कितने पुराने हैं? ये तो बीपी कोइराला जब था, बीपी कोइराला के टाइम से ही ये हुआ है। क्या भारत का में 92 में हुआ, भारत और इजराइल का, क्या उसी के आसपास ताल्लुकात नेपाल के भी हुए या पहले से? उसके पहले से। अच्छा, नेपाली कितने लोग होंगे इजराइल में रहते हों, जो काम के लिए गए हों, जो यहूदी ना हो, जो सेटल होने के लिए नहीं गए बल्कि काम के लिए गए? ऐसी कुछ तादाद, कुछ अंदाजा बता सकते हैं आप? वो हमने तथ्यांक तो नहीं लिया है, पर
हमारा अनुमान है कि वो 6,000 से आगे होगा। और उनमें से अभी तक भी 6,000 वहां पर हैं या वापस आ गए हैं लोग? वही है, वहीं पर आया नहीं है वो। जी। कोई काम पर गया है, कोई स्टडी के लिए गया है। और ये जो बिपिन जोशी था, वो बिपिन जोशी स्टडी के लिए गया था, वो काम के लिए नहीं। अभी काम के लिए भी बहुत लोग उधर इजराइल में ठहरा हुआ है। वहां पर रहते हैं। अच्छा, अभी आम तौर पर सरकार का, नेपाल की सरकार का और नेपाल के मीडिया का क्या रुख है? क्या वो रुख है जो भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया इजराइल के साथ पहले दिन से खड़ा था, और अब भी कभी कोई अगर इजराइल हमला करता है तो वो बिल्कुल ऐसे बताने की कोशिश करता है कि सारे फिलिस्तीनी खत्म हो गए शायद, या पूरा लेबनान शायद तबाह हो गया? इस किस्म के जो रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि आप मीडिया के आदमी हैं, इसलिए मैं ये समझना चाह रहा हूं कि नेपाल के मीडिया का रुख आमतौर पर बायस है, इजराइल को सपोर्ट करने वाला है, या जिसे कहना चाहिए न्यूट्रल रिपोर्टिंग हो रही है? आपको तो चूंकि मीडिया के आदमी है इसलिए अंदाजा हो जाता होगा। यहाँ पहले जो कत्लाम होता था पैलेस्टाइन का, बहुत विरोध होता था। मीडिया उसमें इन्वॉल्व होता था। मीडिया की रिपोर्ट बहुत अच्छा होता था। अभी उसका रुख बदल गया है। अभी कोई मीडिया है जो इसके बारे में अच्छे रिपोर्ट करते हैं, जैसे नया पत्रिका जो मैंने कहा। और कांतिपुर पहले करते थे, अभी करना उसने छोड़ दिया है। कुछ है, बहुत ज्यादा उधर मृत्यु हुआ तो करता है, पर सामान्यता रिपोर्ट ही नहीं करता है। मैं अपने दर्शकों को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि श्याम श्रेष्ठ जी कई अखबारों के लिए लिखते हैं, जिनमें कांतिपुर और पत्रिका ये बड़े अखबार हैं नेपाली जबान में, और उसके अलावा कुछ अंग्रेजी के भी अखबारात हैं जिनके लिए आप लिखते हैं, और बहुत ही एक्टिव रोल है आपका सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, और इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने वाले, तमाम संगठनों को एक साथ लाने वाले। क्या आप कुछ संगठनों के नाम बता सकते हैं जो इसमें शरीक हुए हों, जिनका जिक्र किया जा सकता हो? पार्टी के नाम पहले बता दूं मैं। जी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र इसमें थे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड सोशलिस्ट, एकत्रित समाजवादी, वो भी था इसमें। और इसमें नेकपा मसाल भी था, नेकपा इसमें नेकपा बहुमत वो भी था इसमें, और वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये भी था इसमें, और जनता समाजवादी पार्टी वो भी था, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल वो भी था इसमें, और 10 से ज्यादा पार्टी था इसमें। पार्टी की नाम कहा जाए ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, भारत में अभी तक ये हो रहा है कि सरकार डिस्करेज करती है, प्रोटेस्ट नहीं होने दे रही, और इस हद तक भी हुआ कि मुहर्रम में जो मजहबी प्रोग्राम होते हैं उसमें किसी ने अगर फिलिस्तीनी झंडा लेकर के खड़े चल दिए, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, उनके खिलाफ FIR हो गई, और कहीं सेमिनार सिंपोजियम छोटा मोटा हो जाता है, बड़े प्रोग्राम नहीं होने दे रहे। हमारे यहाँ नई दिल्ली में जंतर मंतर एक जगह है जहां पर प्रोटेस्ट होता है, किसी को भी प्रोटेस्ट करना हो वहां पर भी करने की इजाजत नहीं देते। क्या आपके यहाँ, चूंकि आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे, आपकी सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से इजाजत लेने में किसी किस्म की परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी तो नहीं हुई। यहाँ ऐसा कोई यहाँ कर सकते हैं, वहां कर सकते ये नहीं है। यहाँ सब जगह कर सकते हैं आप। अच्छा। पर
कल क्या हो गया थे, उपराष्ट्रपति के कार्यालय हमारी रास्ते में था। हाँ और प्रहरी ने कहा कि उधर नहीं, नेक्स्ट रास्ते से आप जा सकते हैं, वो कहा। हाँ और हाँ हम गया भी उधर। और सही। इजराइल की दूतावास के सामने हम पहले ये विरोध प्रदर्शन कर सकते थे। हाँ अभी इजराइल बहुत डरा हुआ है इधर, हाँ और हाँ इसलिए उसने 100 मीटर आगे ही रोक दिया प्रहरी की मदद से, और हम जा नहीं सका। हमने टाइम लिया था, इजराइल एम्बेसी से टाइम लिया था कि हमारा जो विरोध पत्र है हम 2:45 बजे पेश किया जाए। ये टाइम हमने लिया था। हमने प्रहरी को भी इन्फॉर्म किया था कि वो सुरक्षा के लिए इधर आ जाए। वो आया, पर टाइम हमने लिया हुआ था, पर जाने नहीं दिया। हाँ वो इजरायली एम्बेसी वाले बहरहाल वो सिक्योरिटी की वजह से कुछ उन्हें खतरा होगा, या सरकार से कुछ बता दिया होगा कि यहाँ तक ना आने दिया जाए। और बहरहाल वॉर टाइम है और ये समझा भी जा सकता है। लेकिन ये मुझे बहुत खुशी हुई जान करके कि आपके यहाँ सरकार, अच्छा, मैं एज ए जर्नलिस्ट में थोड़ा सा आपसे और समझना चाहता हूँ। आपके यहाँ जितने ये आपने पॉलिटिकल पार्टियों के नाम बताए, इसमें कम्युनिस्ट, अलग अलग रंग के कम्युनिस्ट पार्टियां ज्यादा हैं, समाजवादी और कम्युनिस्ट किस्म के लोग हैं। तो इनके यहाँ आम तौर पर एंटी इंपीरियलिज्म सोच, या ये कहा जाए कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा और सोच और उसूल ज्यादा पाया जाता है। क्या इसकी वजह से आपके यहाँ ऐसा है, या इजराइल का ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है आपकी सरकार पर? यहाँ इजराइल की उतना इन्फ्लुएंस तो नहीं है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादा है, वो उसमें 10 से ज्यादा तो कम्युनिस्ट पार्टी है। 2 नॉन कम्युनिस्ट पार्टी है, 3 नॉन कम्युनिस्ट पार्टी है। ये बाबूराम भट्टराई की समाजवादी पार्टी भी आया है इसमें से। ये 3 नॉन कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी सपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, और ये समाजवादी पार्टी नया शक्ति बाबूराम भट्टराई का। ये तीनों ही इसमें शामिल था, ये कम्युनिस्ट नहीं है। और कम्युनिस्ट ये बृहत नागरिक आंदोलन कम्युनिस्ट नहीं है। इसका नेतृत्व डेमोक्रेट खेमा ने किया था, और वो भी आया है इसमें। और संगठन वालों का नाम पेशागत संगठन, एक कम्युनिस्ट सब कम्युनिस्ट नहीं है इधर। कम्युनिस्ट भी है, नॉन कम्युनिस्ट भी है, वो भी आया है इसमें। और ये मानवाधिकारवादी संगठन, ये कोई कम्युनिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट नहीं है, ये दोनों ही आया है इधर इसमें। इसलिए एक कम्युनिस्ट मात्र कम्युनिस्ट नहीं है, नॉन कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट्स ऑल आया है, सभी आया। ये बहुत बड़ी बात है कि सभी लोग आए, और कम्युनिस्ट, नॉन कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट सभी आए। तो क्या कुछ किसी किस्म का मीडिया कवरेज वगैरह कैसा रहा आज अखबारों में? कैसा मीडिया कवरेज? बहुत अच्छा है। हाँ, ये कांतिपुर ने भी लिखा है यहाँ का, ये ऑनलाइन। क्या कुछ वहां के टेलीविजन ने भी, सरकारी टेलीविजन ने भी कवरेज किया इसका? टेलीविजन तो बहुत आया था, मैंने कल टेलीविजन नहीं देखा। अच्छा। बहुत तो कवरेज करने के लिए जो आया था, बहुत कैमरा था उधर। हाँ, तो ये अभी इसका मतलब ये कि आपके यहाँ भारत के मुकाबले काफी हालात अब भी अच्छे हैं कि आप अपनी राय आजादी से रख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके यहाँ वो आजादी और अच्छी मिलती रहे, सबको मिले, सबको अपनी बात रखने का इख्तियार हो। फिलिस्तीन में क्या जंग के बारे में कुछ आपको अंदाज है? जंग कहां तक पहुंच चुकी है? इजराइल का जंग? हाँ जी। वो तो बहुत बुरा हो गया है उधर। इजराइल ने जो अभी जंग किया हुआ है, उससे 44,000 से ज्यादा
व्यक्ति का मौत हुआ है, और वो मौत होने में 70% तो महिला और बाल बच्चे हैं। और उधर का जो स्कूल, more than 80% schools are demolished, and half of the hospitals, half of the homes are demolished there. इसलिए वहाँ का जो ये स्थिति है वो नाकाबंदी से ज्यादा बदतर हुआ है। नाकाबंदी से वहाँ का पीपल स्टार्विंग कर रहे हैं इधर। भुखमरी वहां पर काफी है, चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है। इसलिए मरने वाले अब बम से मरने वाले से भी ज्यादा होने वाला है। जी जी जी, भूख से मरने वालों की तादाद बम से मरने वालों से भी ज्यादा होने वाला है। ये बहुत ही खतरनाक हालत है। और ऐसे वक्त में जबकि यूनाइटेड नेशन और तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इत्तेफाक से क्या यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है अपने आप में दुनिया के जंगों को रिजोल्व कराने का या अमन बहाल करने का, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि क्या यूनाइटेड नेशन सिर्फ अमेरिका के, इजराइल के एजेंडे को पूरा करने के लिए ही है, या दुनिया की कुछ भलाई भी कर पाता है यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशंस का बहुमत जो है, बहुसंख्यक देश जो है वो ये युद्ध के खिलाफ है। ये पैलेस्टाइन की पक्ष में उसने राय दी है। पर यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है वो सिस्टम या ये है कि उसमें ये सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर पाता है, और जनरल बॉडी का जो निर्णय होता है वो लागू नहीं होता है, ये बाध्यकारी नहीं है ये। इसलिए इजराइल के लिए ये बहुत अच्छा है, निर्णय कर पाता है पर लागू नहीं होता है, तो कुछ होता क्या होता है। इसलिए वो सिस्टम जो है, सिस्टम बहुत बुरा है। इस सिस्टम में बहुत रिफॉर्म जरूरी है। यदि रिफॉर्म नहीं कर पाता है तो यूनाइटेड नेशंस दर्शक हो जाएगा, बहुत अच्छा दर्शक, आलोचक, बहुत 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 अच्छा दर्शक। ये कुछ नहीं कर पाता है, बोलता है, कुछ नहीं कर पाता है। हाँ, यानी मूक दर्शक है, खामोशी से बस देख पाता है या कुछ बयान दे पाता है, लेकिन कुछ मदद नहीं कर पाता। ये है असल हकीकत। और अगर अमेरिका और इजराइल कहीं विक्टिम हो जाएं किसी भी वजह में, तब यूनाइटेड नेशन इतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि शायद बिल्कुल दिन को रात साबित करने की कोशिश करेगा। ये जालिम सिस्टम जो दुनिया का है, ये बहरहाल जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं या वो मुल्क जो अपने आप को आजाद रखना चाहते हैं, उनके लिए मुसीबत बनी है। इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके और मुसलसल उन्हें तकलीफ पहुंचा करके यहां तक पहुंचा दिया है कि अब गाजा में बुलडोजर फिर रहे हैं, बुलडोजर फेरे जा रहे हैं ताकि मुकम्मल एथनिक क्लिंजिंग हो जाए। आप नेपाल में काफी एक्टिव हैं, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम श्रेष्ठ जी, कोई और खास पहलू हो जो आप बताना चाहें इस वक्त, क्योंकि मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, इसलिए अगर कुछ और बातें इस सिलसिले में आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। ये मानवता जो है, मानवता बहुत मर गया है। मानवता का जो विवेक होना चाहिए, वो विवेक बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। ये कमजोर मानवता से, कमजोर विवेकशीलता से, ये जहां भी अत्याचार होता है, जहां भी ऐसा इतने क्लिंजिंग होता है, उससे न्याय नहीं हो पाता है। इसलिए संसार के जो भी लोग हैं, ये इजराइल की ये तमाशा जो हो रहा है, इजराइल के जो अत्याचार हो रहा है, उसके विरुद्ध बोलना चाहिए। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे इस्लाम हो, जो भी हो, ये मतलब नहीं है, पर ये मानवीयता की नाता से बोलना चाहिए। मानवीयता के नाता से इसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। इजराइल को बाध्य करना चाहिए कि ये पीछे हटे, और ये जनसंहार जो हो रहा है उधर, उसको रोकना चाहिए। रोकने के लिए दबाव देना चाहिए। यही है मेरा।
जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम श्रेष्ठ जी, आपने हमें समय दिया और आपने अपडेट दिया। मैं काठमांडू में जो आपका प्रोटेस्ट हुआ उसकी वीडियो सब लोगों को मैंने दिखाई है, इस वीडियो में फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाएं जो हमसे आपसे मिल सके हैं। हम आपके एक बार फिर शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।